फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम टॉपिक जो लेकर चल रहे हैं वही टॉपिक है जो लास्ट डे हम जो है थोड़ा सा अनडन छोड़ गए थे। इस टॉपिक के हवाले से थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बताता चलूँ। इस हवाले से डिटेल मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि हमने इससे पहले जो है स्टार्ट किया था जो टॉपिक जो है आपका शुरू किया था, ये मैक्रो बिजनेस इन्वायरमेंट थी। और मैक्रो बिजनेस इन्वायरमेंट में हमने बात की थी आपके साथ। मैक्रो बिजनेस इन्वायरमेंट में हमने इस तरह से किया था कि बेसिकली तो टॉपिक को हम कहते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट जो हम पढ़ रहे थे। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो देखिए, जो बात हमने शुरू की थी वो ये थी, बिजनेस इन्वायरमेंट से काम शुरू किया था हमने। और बिजनेस इन्वायरमेंट से काम शुरू करके हम पहुंचे थे यहाँ तक के बात कर रहे थे हम बिजनेस इन्वायरमेंट के। हमने दो हिस्से किए थे, एक मैक्रो बिजनेस इन्वायरमेंट और एक माइक्रो बिजनेस इन्वायरमेंट। माइक्रो की तरफ अभी तक हमने कोई पेशरफ्त की ही नहीं, हम अभी तक मैक्रो के ऊपर फोकस थे, मैक्रो बिजनेस इन्वायरमेंट पे ही फोकस थे हम। तो मैक्रो बिजनेस इन्वायरमेट में अभी तक हमने पेस्ट मॉडल कंप्लीट कर लिया था। पेस्ट मॉडल में हमने डिस्कस किया था आपके साथ, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को डिस्कस किया था, और उसके अलावा हमने डिस्कस किया था आपके साथ जो है, मैंने डिस्कस किया था आपके साथ, लेट मी शेयर अगेन। तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था पेस्ट मॉडल, और पेस्ट मॉडल में तो पेस्ट मॉडल में हमने जो बात की थी, हमने की थी 4 फैक्टर यहाँ पेस्ट मॉडल के हवाले से, पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स ये कवर किए थे। उसके अलावा हमने कवर किया था आपका इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स के अलावा डिस्कस किए थे आपके साथ सोशल एंड डेमोग्राफिक फैक्टर, ये डिस्कस हुए थे। और उसके अलावा टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हमने डिस्कस किए थे। ये हमने काम किया था अभी तक। उसके बाद हम मैक्रो इन्वायरमेंट में ही पेस्ट मॉडल को कवर करने के बाद हम आ गए थे डायमंड पोर्टर मॉडल की तरफ। डायमंड पोर्टर मॉडल बेसिकली ये करता है कि हमें जो है 4 ऐसे फैक्टर्स हैं, जब हम किसी बिजनेस इन्वायरमेंट में या किसी दाखिल होते हैं तो हमें 4 चीज़ों को पेश नज़र रखना चाहिए। वो 4 चीज़ें कौन सी हैं? इसके लिए एग्जांपल हमने रखी थी जर्मन कार मैन्युफैक्चरर और जापानीज इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज को। 4 फैक्टर्स जो थे इसके अंदर, हमने कहा था सबसे पहली चीज़ है कि हमें ये देखना चाहिए कि ये 4 फैक्टर जो हैं वो हमारी मार्केट में प्रिवेल करते हैं या नहीं करते, ये हमारे लिए तजर्बा और मुशाहदा बढ़ाते हैं। इसके अंदर सबसे पहला फैक्टर जो है वो ये है कि हमें जो पेश नज़र रखना है वो ये है कि जब हम किसी कंट्री में दाखिल होते हैं तो क्या हमें होम कंट्री के हवाले से कुछ तजर्बा है इन चीज़ों का, और हम इससे पहले इसका कोई एक्सपीरियंस रखते हैं। और दूसरा ये कि जिस कंट्री में हम जा रहे हैं, जिस इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट में हम बिज़नेस करने जा रहे हैं, क्या वहाँ पर हमें पर्टिकुलर फील्ड में कंपेटिटिव एडवांटेज मिलेगा, क्या हम वहाँ स्टे कर सकेंगे। तो ये फैक्टर पेश नज़र रखने पड़ते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला फैक्टर जो है वो है आपका, वो जो कि आप कंसीडर करते हैं वो है पोर्टर डायमंड के हवाले से कि फैक्टर कंडीशंस क्या हैं। फैक्टर कंडीशन इस हवाले से हम ये देखते हैं कि जिस मार्केट में हम गए हैं वहाँ पर हमें इनपुट फैक्टर अवेलेबल हो सकेंगे। इनपुट फैक्टर्स के हवाले से एक तो हमें सबसे पहले जो देखना वो ये देखना है कि यहाँ पर जो है वो रॉ मटेरियल दस्तयाब होगा। रॉ मटेरियल दस्तयाब हो सकेगा।
रॉ मटेरियल के अलावा जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो ज़ेर बहस आएगी वो ये है कि यहाँ पे प्रोडक्ट की जो है वो हमारे सूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो सकेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद है ज़ाहिर है सड़कें भी चाहिए, ट्रेन भी चाहिए, एयर भी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, फ्यूल भी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें दस्तयाब हो सकेंगी या नहीं हो सकेंगी। उसके अलावा हमें ये भी देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई रिलेटेड एंड सपोर्टिव इंडस्ट्रीज भी हैं या नहीं है। देखिए दुनिया में कोई भी बिजनेस एनवायरनमेंट एक फर्म से नहीं बनती। हमेशा बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो मल्टीपल फर्म्स को इंक्लूड करने से बनती है। हमेशा एनवायरनमेंट मल्टीपल फर्म्स को इंक्लूड करने से बनती है। इसके अंदर एक चीज़ जो सबसे पहले आती है वो ये आती है कि देखिए रिलेटेड इंडस्ट्री से मुराद ये होती है कि जी हमारे साथ कोई दूसरी इंडस्ट्री चल सकेगी जो हमें मटेरियल बनाने में मदद करेगी। अगर मैं कहीं कार मैन्युफैक्चर करने जा रहा हूँ तो आप मुझे ये बताइए कि क्या उसकी चेसी, उसकी बैटरी, उसके टायर, उसकी हर चीज़ मैं खुद ही बना लूँगा, उसका एयर कंडीशनर भी खुद ही बना लूँगा। यकीनी तौर पे मुझे रिलेटेड इंडस्ट्रीज चाहिए, ठीक है जी। तो उसके बगैर काम नहीं चलेगा हमारा। इसी तरह कंपोनेंट ऑफ नॉलेज चाहिए होते हैं, कोई रिसर्च करके दे मार्केट की, कोई मालूमात फराहम कर सके, वहाँ कोई रिसर्च के इदारे हों जो इंफॉर्मेशन नॉलेज शेयर कर सकें, कोई टेक्नोलॉजी मेरे साथ टेक्नोलॉजी की सपोर्ट मुझे दे सकें, तो फिर तो बात बनती है, वरना नहीं। जैसे देखिए सुजुकी जब इंडोनेशिया और मलेशिया में गया तो मलेशिया में जाकर उनको सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि जो हेडलाइट्स वाला मसला है ना उनका ज़्यादा अच्छा हल हो गया। बल्कि ये जो ग्लास इंडस्ट्री है मलेशिया की वो इतनी अच्छी थी कि उन्हें अब जो जितनी भी इकोनॉमिकल कार बनती हैं उनकी जो बेस्ट लाइट्स बनती हैं वो मलेशिया में बन रही। तो कहने का मतलब कहीं जाएं तो कुछ फ़ायदा हो। अब इसके बाद एक चीज़ आ जाती है कि फर्म को डिमांड की तसल्ली होनी चाहिए कि जिस मार्केट में हम जा रहे हैं वहाँ पर जो है वो इतनी डिमांड है प्रोडक्ट की कि प्रोडक्ट जो है जब डिमांड किया जाएगा और वहाँ पे कस्टमर बेस एक मौजूद हो या प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स मौजूद हो और इंश्योर हो कि यहाँ पे प्रोडक्ट की डिमांड होगी। और ऑब्वियसली जापानीज इंडस्ट्रीज को तो ये भी फायदा था, इलेक्ट्रॉनिक्स को भी, और जो ऑटोमोबाइल है कि उनकी घर में इतनी अच्छी डिमांड थी कि उन्होंने वहीं से अच्छी प्रैक्टिस करके गए। उसकी वजह ये कि देखें कंपटीशन जब आपके घर में, यानी आप अगर 3-4 भाई हैं और रोजाना जरा थोड़ी सी बॉक्सिंग और जरा मुक्काबाजी हो जाती है तो अगर बाहर कहीं लड़ाई हो जाए तो आप बड़ा अच्छा निपट लेंगे। उसकी वजह ये कि आपकी रिहर्सल बड़ी अच्छी हुई है। अब यही चीज अगर आप लेके चलते हैं ना इंटरनेशनल कंपटीशन में, तो जर्मन ऑटोमोबाइल कंपनीज में और जापानीज ऑटोमोबाइल कंपनीज में सबसे बड़ा जो एडवांटेज था उन्हें वो यही था कि उनके पास ये था कि उन्होंने घर में इतना अच्छा मुकाबला किया था BMW और मर्सिडीज और वॉक्सवैन ने कि जब वो अमेरिका पहुंचे तो जनरल मोटर्स उनके सामने खड़ी नहीं हुई। इसी तरह टोयोटा और होंडा, निसान और माज्डा, इतने अच्छा इनका आपस में कंपटीशन था कि वहां से बाहर निकले, निसान निकली, टोयोटा निकली, होंडा निकली, तो उन्हें तो बहुत एडवांटेज रहा चूंकि वो घर में इतना टफ कंपटीशन खेल रहे होते हैं, तो उन्हें बड़ा फायदा रहा। तो ये बड़ा अच्छा है कि अगर कंपनी की स्ट्रेटेजी पहले भी कुछ रही हो और उन्हें पहले भी कुछ अंदाजा हो कि मुकाबला या कंपटीशन किया कैसे जाता है, और फिर जहाँ कोई कंपटीशन मिलेगा तो होना जरूरी है। तो ये स्ट्रेटेजी पहले कभी रन कर चुके हैं, कभी दूसरे मुल्क में जाके कारोबार किया हो, उसे रन किया हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। अब इसके अंदर सबसे पहली बात जिसको हम लेके चल रहे हैं वो है फैक्टर कंडीशंस। देखिए फैक्टर कंडीशंस हैं, फिर डिमांड कंडीशन, फिर सपोर्ट है, लिटरेचर क्या होगा, ये सारी बातें। सबसे पहले फैक्टर कंडीशंस को ले लेता हूँ, यानी फर्स्ट फैक्टर, फैक्टर कंडीशन। वहाँ पे लैंड, मिनरल रिसोर्स, वेदर सपोर्टिव है आपके, कब जा रहे हैं, क्या वहाँ पे कोई बैंकिंग सिस्टम है जो आपको लोन दे सके, क्या वहाँ की स्टॉक एक्सचेंज ऐसी है जहाँ पे शेयर्स बेचे जा सके और आपको कैपिटल दस्तयाब हो जाए। ये दोनों बातें हम ह्यूमन प्राइस है, इंडस्ट्रियल रिलेशन मौजूद है, वहाँ पे रूल है लेबर लॉस के। तो बात यह है कि वहाँ वर्कर बेस मौजूद है। अब अगर जापानीज इलेक्ट्रॉनिक्स मलेशिया पहुंच गए थे तो उसकी वजह ये कि वहाँ इंजीनियर्स भी थे, ठीक है। तो ये भी बात होती है कि वहाँ स्किल्स हो। अब इसी तरह पाकिस्तान में अगर नेटसोल आ गया है या बड़ी बड़ी कंपनी सॉफ्टवेयर की आना शुरू हो गई हैं,
तो उसकी वजह ये है कि हाँ कंप्यूटर इंजीनियर अच्छा है, लिहाजा उनको ये बेस मिल रही है, प्रोग्रामर अच्छा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर अच्छा है, तो इसलिए वो ये काम कर लेते हैं। अब इसलिए फिर आप कहते हैं कि नॉलेज भी जो है पर्टिकुलरली बेटर होना चाहिए, नॉलेज बेस भी आपका बेहतर होना चाहिए, तभी आप ये कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास जो है इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए, वहाँ पे रेल हो, एयर सर्विसेज हो, सी हो, ठीक है जी, ये सब दस्तियाब होने चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप ये भी याद रखिए कि ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन दोनों आते हैं। मोबाइल इंडस्ट्री 4G, दिस इज ऑल रिक्वायर्ड टू एनी कंपनी हु इज एंटरिंग इन योर कंट्रीज बिजनेस। तो ये तमाम चीजें देखने के बाद ही कंपनियां जो है किसी बिजनेस किसी जगह कारोबार करने के लिए आती है। तो हमारे यहाँ अक्सर पूछते हैं, अच्छा जी हमारे यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आती, तो ये देख लीजिए इसमें से क्या आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो जरा बता दीजिए। इंटरनेशनल कंपनीज को जाहिर है उन्हें भी पता ही होगा कि हम क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे। अच्छा जी, अब इसके अंदर जो नेक्स्ट बात आ जाती है वो ये आ जाती है कि जनाब जो है वो एक तो मसला आप इसको देख लीजिएगा कि जो बात हम कर रहे थे इस हवाले से, फिर आगे मज़ीद जो इशू ज़ेरे बहस आ जाता है उसके अंदर ये चीज़ आ जाती है जो नेक्स्ट है वो है डिमांड कंडीशन। देखिए बात ये है कि क्या कस्टमर्स हैं इतनी तादाद में कि आपका प्रोडक्ट खरीदें, लेकिन कस्टमर कुछ तरह के होते हैं। स्ट्रॉन्ग डिमांड बेस तब बनती है कि एक अच्छा कस्टमर हो जो आपका प्रोडक्ट भी खरीदे और आपको प्रेशराइज भी करे कि आप अपने प्रोडक्ट को इनोवेट, इसमें कोई क्रिएटिविटी लाओ, इसमें कोई जिद्दत पैदा करो, फिर आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलपमेंट करते हैं और फिर आप दुनिया में अपना लोहा मनवा सकते हैं। तो ऐसी कस्टमर बेस की जरूरत होती है जो फौरन तौर पे प्रोडक्ट चेंज होने पर जो है वो आपको रिस्पॉन्ड करे और आपके हर नए फीचर को चेक करे कि आपने जो फीचर ऐड किया है ये कितना क्रिएटिव है और उसके लिए कितना स्पॉटिव है। इस तरह की बेस हो तो फिर आपको ऐसी मार्केट में काम करने का ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा अर्निंग आप ले सकेंगे। और फिर इसके अलावा ऐसी जगह आप कारोबार करना चाहेंगे जहाँ पे स्पोर्टिव इंडस्ट्रीज हो। स्पोर्टिव इंडस्ट्रीज की बड़ी अच्छी मिसाल आपको मैं यूँ दे सकता हूँ कि देखिए जब वे बैक मैकडोनल्ड पाकिस्तान में आया तो सबसे पहला मैकडोनल्ड का मसला ये था कि जिस तरह का चिकन हमें चाहिए उस तरह का चिकन कोई थ्रो नहीं करता उन्हें, यानी चिकन सप्लाई नहीं करता उन्हें। चिकन ये नहीं चाहिए कि मुर्गी जाके पकड़ाओ, उन्हें चिकन चाहिए एक खास फॉर्मेट में जिसको वो आगे जो है वो सेमी रेडीमेड फॉर्म में और उसको फ्राई करें या रोस्ट करें, जो भी करना चाहते हैं करके कस्टमर के सामने रख दें। तो आपने देखा होगा कि जब उन्होंने देखा कि हमारे पास ये स्पोर्टिव इंडस्ट्री नहीं है तो उन्होंने एक फर्म को ट्रेंड किया, तैयार किया, आज वो KNN के नाम से बिजनेस कर रही है। तो एक इंडस्ट्री नहीं खड़ी होती, इसके अंदर एक इकोनॉमिक्स की बड़ी मशहूर थ्योरी है, इसको कहते हैं बिग पुश थ्योरी। बिग पुश थ्योरी कहती है कि कोई इंडस्ट्री अकेली नहीं खड़ी हो सकती, कोई फर्म अकेली नहीं खड़ी हो सकती, रिलेटेड इंडस्ट्रीज को खड़ा करना पड़ता है। कि अगर आप चाहते हैं कि शूज इंडस्ट्री खड़ी हो जाए तो लेदर इंडस्ट्री को अच्छा करो, लेदर अच्छा होगा तो शूज खड़ा होगा। अगर आप चाहते हो कार इंडस्ट्री खड़ी हो जाए तो अपने स्टील का कुछ करो, स्टील अच्छा होगा तो कार इंडस्ट्री खड़ी होगी। और फिर उसको स्पोर्टिव इंडस्ट्री भी चाहिए, जैसे बैटरी चाहिए, एयर कंडीशन चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। सब कुछ हर कोई नहीं बना सकता, इसलिए जो गाड़ी बनाने आता है वो सोचता है कि ये चीजें मुझे कहाँ से मिलेंगी, तो फिर ही आगे बात बनती है। तो इसलिए these all conditions are important in this regard कि आपकी इंडस्ट्री जो है वो दे क्या रही है किसी को। और सिमिलरली आगे बढ़ते हो बात, तो फर्म की स्ट्रेटेजी, क्या फर्म इससे पहले कहीं इस तरह का कंपटीशन फेस कर चुकी है? क्या इससे पहले वो रिटर्न ऑन कैपिटल और डिफरेंट इश्यूज को टैकल कर चुके हैं इंटरनेशनल सिनेरियो में? तो फिर उसके लिए अगर ये स्ट्रेटेजी वो बना सकते हैं तो देन दे कैन रन द बिजनेस वेरी इजीली। तो ये हैं 4 फैक्टर जिनको सम अप कर लीजिए आप कि फैक्टर कंडीशन क्या है, मींस इनपुट अवेलेबल है कि नहीं, सपोर्टिव इंडस्ट्रीज जो कि सब कंपोनेंट और जॉब को आउटसोर्स किया जाए तो कर सकें, स्ट्रेटेजी इस हवाले से हम बना सकते हो, स्ट्रेटेजी बनानी हमें आती हो, और इसी तरह से हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे डिमांड मौजूद हो प्रोडक्ट की, तब ही हम इसको कर सकते हैं। ये वो काम है जो लास्ट डे हमने शुरू कर लिया था, सिर्फ फाइनल टचिंग इसकी रह गई थी। तो इसको मैं अब वाइंड अप कर रहा हूँ इस टॉपिक को।
नया टॉपिक आज के लिए जो होगा वो अब हमें आगे बढ़ना चाहिए माइक्रो बिजनेस इन्वायरमेंट के लिए। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं मैक्रो इन्वायरमेंट, अब हमारा कंप्लीट हो गया तो हमें माइक्रो इन्वायरमेंट की तरफ जाना चाहिए। और अब हमारा इसके बाद लास्ट सेक्शन जो शुरू होगा वो कंसर्निंग होगा आपके जो है इंटरनेशनल बिजनेस के कुछ इश्यूज हैं, उनको हम कवर अप करेंगे तो आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह। अब हम इसके अंदर जो बात कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये कि फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हम बिजनेस माइक्रो बिजनेस इन्वायरमेंट बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि माइक्रो बिजनेस इन्वायरमेंट और मैक्रो बिजनेस इन्वायरमेंट में फर्क क्या है। देखिए, बात ये है कि अगर आप किसी इलाके में घर बनाते हैं, लेट से आप कहते हैं जी मैं डीएचए में घर बना रहा हूं, तो आप इसको दो तरह से देखेंगे। ये आपका घर है, आपने डीएचए लाहौर में घर बना दिया, ठीक है जी, डीएचए लाहौर में घर बना लिया। अब हमारे पाकिस्तान हमारा मुल्क है, क्या इसकी इन्वायरमेंट आपके घर पे असरअंदाज नहीं होती? आप कहेंगे होती है सर, बिल्कुल होगी। जो ग्लोबल चेंजेस आएंगे क्या वो इफेक्ट नहीं होंगे? कोविड क्या था, ग्लोबल फिनोमिना नहीं था? वो भी इफेक्ट करेगा। आप भी घर में लाखों हैं, मैं भी हूँ, तो ग्लोबल फिनोमिना भी इफेक्ट करेगा। तो ये जो मुल्क का मामला है और ग्लोबल का मामला है, ये मैक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट था, जिसको आपने देखा पेस्टल की मदद से, या आपने इसको देखा डायमंड वाटर मॉडल से। अब मसला ये है कि डीएचए की इन्वायरमेंट भी तो असरअंदाज करेगी। तो ये अगर मैक्रो है तो वो जो मोहल्ले की इन्वायरमेंट है, गली की इन्वायरमेंट है आपकी, वो आपकी माइक्रो इन्वायरमेंट है, जो करीब की इन्वायरमेंट है। बड़ी सिंपल सी बात है कि आपके घर के सामने म्यूजिशियंस आके रहना शुरू कर देते हैं। वो रोजाना सुबह के वक्त एक तबला सुरंगी पकड़ दें और सारे गामा शुरू कर देते हैं, तो आप देखेंगे आपका छोटे भाई और आपका भतीजा थोड़े दिनों में गामा शामा शुरू कर देगा। इन्वायरमेंट का असर तो होता है, ठीक है जी। तो इसलिए गली और मोहल्ले का इन्वायरमेंट भी असर करता है, तो इसको माइक्रो इन्वायरमेंट कहते हैं। तो आप कहेंगे सर आप घर की बात कर रहे हैं, हम तो एक फर्म, एक बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो चले ऐसा करते हैं, हम इसको बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं। अगर ये बिजनेस है तो तब भी तो कोविड ने मुतासिर किया है, वहां पे भी मैक्रो बिजनेस इन्वायरमेंट ने मुतासिर करना है, चाहे वो कोविड है, चाहे वो पॉलिटिकल फैक्टर है, सोशल है, टेक्नोलॉजिकल है, ग्लोबल और कंट्री इन्वायरमेंट ने इफेक्ट करना है। लेकिन सिर्फ ये फर्क पड़ेगा कि जिसको आपने डीएचए कह दिया था बिजनेस के सीन में, वो डीएचए की बजाय बन जाएगा इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट। और मार्केटिंग की बुक्स में अक्सर लिखा होता है मार्केट इन्वायरमेंट, मार्केट फैक्टर्स। फिलिप कॉटर तो इनको मार्केट फैक्टर्स कहता है और लिखता है कि माइक्रो इन्वायरमेंट है। इंडस्ट्रियल और मार्केट फैक्टर माइक्रो इन्वायरमेंट है, और मुल्की और बैनुल कौमी माहौल जो है वो आपका मैक्रो इन्वायरमेंट है। तो अब मैक्रो इन्वायरमेंट कवर हो गया, इट इज डन। नाउ वी शुड टॉक अबाउट द माइक्रो बिजनेस इन्वायरमेंट। अब हमें माइक्रो बिजनेस इन्वायरमेंट में बात करनी है। तो इंडस्ट्री की इन्वायरमेंट को डिस्कस करने के लिए जो बेस्ट मॉडल आज तक पेश किया गया है, जो कि सब यूटिलाइज करते हैं और कहते हैं कि इससे बेस्ट मॉडल ही कोई नहीं है, इस मॉडल को आम तौर पे कहा जाता है जी दिस इज रिलेटेड विद योर कंपेटिटिव फोर्स मॉडल। वी कॉल्ड इट पोर्टर डायमंड मॉडल। पोर्टर डायमंड मॉडल को डिस्कस करूंगा, कन्वर्जेंस ऑफ इंडस्ट्रीज पे बात करूंगा और स्वॉट एनालिसिस पे बात करूंगा। तो मैं समझूंगा कि इन्वायरमेंट का काम काफी हद तक हो गया है। इसके बाद सिर्फ एक चीज रह जाएगी, वो है स्ट्रेटेजी की सिलेक्शन। वो मैं फिर इसके साथ जोड़ता हूं, देखते हैं क्या बनता है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कहां से, हम शुरू कर देते हैं यहां से, पोर्टर 5 फोर्स मॉडल। पोर्टर 5 फोर्स मॉडल में 5 फोर्सेस का जिक्र किया गया कि जब भी आप किसी मार्केट या इंडस्ट्री में जाएं, जब भी किसी बिजनेस को स्टार्ट करें, तो वहां 5 फोर्सेस का अंदाजा लगाएं। ये 5 फोर्सेस का अगर आप अंदाजा कर लें तो आपको कारोबार करने में बड़ी सहूलत हो सकती है। मिसाल के तौर पे देखिए, इसके अंदर जो सबसे पहली चीज जेर बहस आती है
वो ये है कि आप किस लिए ये लगा रहे हो। सबसे पहले तो आप ये देखना चाह रहे हो कि यहाँ पे प्रॉफिट पोटेंशियल क्या है। प्रॉफिट पोटेंशियल क्या है, यहाँ पे मुनाफे का पोटेंशियल क्या है, यहाँ पे कितना मुनाफा अर्न किया जा सकता है। याद रखें, अगर किसी इंडस्ट्री में प्रॉफिट पोटेंशियल लो है तो वहां पे आमतौर पे लोग दाखिल ही नहीं होते। हमेशा उस जगह लोग एंटर होंगे जहां प्रॉफिट पोटेंशियल ज्यादा है। दूसरी चीज जो इसमें देखी जाती है वो ये है कि कैन वी सस्टेन इन द मार्केट, कैन वी सस्टेन इन द इंडस्ट्री। क्या हम इंडस्ट्री में स्टे कर सकेंगे, क्या हम इंडस्ट्री में एग्जिस्ट कर सकेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हम इंडस्ट्री में जंप इन करें और वहां पे टफ कंपेटिटर बैठे हो, और जैसे होता है ना पहलवान जी बड़े शौक से रिंग में उतरते हैं और पता लगता है पहले 4 पहलवान रिंग के अंदर इतने तैयार बैठे थे, वो टांगों से पकड़ के उठा के उसको बाहर फेंक दे, लो जी लड़ लो कुश्ती। तो यहाँ पे मसला ये है कि यू हैव टू मेक क्लियर दैट कैन यू एंटर इन द मार्केट एंड इंडस्ट्री एंड कैन यू स्टे ओवर देयर। क्या वो तुम्हें वहां टिकने देंगे, ये बात बड़ी अहम है। इसके लिए अंदाजा करना पड़ेगा कि वहां से पहले से प्रिवेल करने वाली ताकतें और फोर्सेस कितनी स्ट्रांग है, वहां पे एग्जिस्ट करने वाले जो सूरत हाल है वो कितनी टफ है, और वहां पे प्रिवेल करने वाले का, सस्टेन का मतलब है वहां रहना, एग्जिस्ट करना, प्रिवेल करना, वहां पे प्रिवेल करना, वहां पे पैर जमा सकना। ये अच्छी उर्दू हो जाएगी कि पैर जमा सकेंगे कि नहीं जमा सकेंगे। तो ये बड़ा अहम मसला है। अगर हम ये कहते हैं कि ठीक है जी आप इन इन चीजों को देखना चाहते हो तो भैया 5 फोर्सेस का अंदाजा कर। ये 5 फोर्सेस में सबसे पहली फोर्स है पावर ऑफ बायर। दूसरी फोर्स जो है उसको कहते हैं पावर ऑफ सप्लायर, और 2 और फोर्सेस हैं जिसके अंदर थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट है, कंपेटिटर्स राइवलरी है, और थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। अब आप इसको याद कैसे रखोगे। देखो फर्ज करो ये मेरी इंडस्ट्री है, ठीक है, ये मेरी इंडस्ट्री है, ये मेरी मार्केट है, ठीक है जी। यहां पे मैं बिजनेस कर रहा हूं, ठीक है, यहां पे मैं बिजनेस कर रहा हूं। अच्छा, मेरे बिजनेस जो है वो है कंप्यूटर बनाने का, मैं कंप्यूटर बना रहा हूं, और मेरे कंप्यूटर का नाम है आमना कंप्यूटर्स, ठीक है जी। जाहिर बात है मैं एज अ फर्म कंप्यूटर बनाने के लिए कोई इनपुट लूंगा मार्केट से, तो इनपुट आएगी तो कंप्यूटर बनेगा। तो इनपुट जो है दिस इज पावर ऑफ सप्लाई। जो आउटपुट आएगी वो जाहिर है मैंने बेचनी है, तो आउटपुट के हवाले से क्या है, पावर ऑफ बायर। तो किसी भी फर्म के 2 चीजें होती हैं, इनपुट जो पावर ऑफ सप्लायर पे बेस करती है, और आउटपुट जो पावर ऑफ बायर पे बेस करती है। अब यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे मैं अकेला ही तो कारोबार नहीं कर रहा, आई एम नॉट अलोन हियर इन द मार्केट, देयर आर मेनी अदर फर्म्स एज वेल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंप्यूटर बनाने वाली एक कंपनी है जिसका नाम है HP, हेल्वर्ट पैकर्ड्स कंपनी, जापान की, इनपुट आउटपुट। इसी तरह एप्पल कंपनी अमेरिका की, तो देखिए कितना टफ कंपटीशन है, इनपुट उसकी भी है, इनपुट आउटपुट उसकी भी है, ठीक है जी। तो अब ये जो कंपनीज हैं ये भी काम कर रही हैं। जब ये भी काम कर रही हैं तो ये क्या बन गया, ये बन गई आपकी कंपेटिटिव राइवलरी। कंपेटिटिव राइवलरी हमारा आपस में मुकाबला है जी, कंपेटिटिव राइवलरी है हमारी। तो 3 बातें समझ आ गई, कौन कौन सी। इनपुट के हवाले से पावर ऑफ सप्लायर,
आउटपुट के हवाले से पावर ऑफ बायर, और आपस के मुकाबले के हवाले से कंपेटिटिव राइवलरी। तो उसके अलावा ये भी तो हो सकता है कि कोई दूसरी फर्म हो जो यहाँ प्रिवेल तो नहीं करती, लेकिन वो भी तैयारी कर रही हो कि हमने भी कंप्यूटर बनाना है और दाखिल होना है इस इंडस्ट्री में। फर्ज कर लीजिए वो कोई इंडियन फर्म है और वो भी एंटर होना चाह रही है, इसका नाम है वीडियोकॉन। तो वीडियोकॉन भी चाहती है कि इस मार्केट में दाखिल हो। तो ये क्या है, दिस इज थ्रेट ऑफ न्यू एंटरेंट, नए आने वाले का खतरा। अब 4 ताकतें हैं। इनपुट है पावर ऑफ सप्लायर, आउटपुट है पावर ऑफ बायर, आपस में जो एग्जिस्टेंस फर्म है वो मुकाबला कर रही है कंपेटिटिव राइवलरी, और एक नई फर्म फिजिबिलिटी बना के बैठी है, प्लांट ले रही है और तैयारी कर रही है दाखिले की। ये है आपका थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। अब मसला आ जाता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि एक और कंपनी है जिसका नाम है सैमसंग, और वो बना रहे हैं मोबाइल और साथ बना रहे हैं टैब। उस मोबाइल और टैब में वो ऐसे फंक्शन डाल रहे हैं जो हमारे प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट है। यानी एक टैब ले लें, उसके साथ एक कीबोर्ड पकड़ लें, कंप्यूटर की जरूरत ही नहीं है। एक मोबाइल पकड़े बड़ा सा, उसके साथ कोई कंपोजिंग करने का तरीका ऐड कर लें, सब्स्टिट्यूट बन गया। अब ये 5 ताकतें पूरी हो गई। इनपुट पावर ऑफ सप्लायर, आउटपुट पावर ऑफ बायर, आपस का मुकाबला कंपेटिटिव राइवलरी इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री के बाहर से आने वाला दैट इज थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, और कोई अदर प्रोडक्ट बनाने वाला जो दूसरा प्रोडक्ट बना रहा है, वो नहीं बना रहा जो हम प्रिंसिपली टेक्नोलॉजी भी और यूज कर रहा है। ठीक है, यहाँ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन भी उसकी और है, लेकिन उसके प्रोडक्ट के अंदर ऐसे फीचर्स हैं जो हमारे प्रोडक्ट का मुतबादिल है। तो खतरा ही खतरा है। क्लियर बच्चों, ये 5 चीजों का अंदाजा कर लो तो इंडस्ट्री में दाखिल हो जाओ, कि अगर इसके अंदर तुम्हें कोई स्ट्रेंथ नजर आए, वरना इंडस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है। कुछ और सोच लो, कारोबार कोई एक थोड़ी है, लॉट ऑफ बिजनेसेस आर देयर, यू कैन चूज एनीवन, कोई एक ले सकते हैं आप। क्या ख्याल है बच्चों? चलिए, अगर 5 याद हो गए तो अभी टेस्ट कर लेते हैं। Which of the following is not one of the 5 forces as depicted in the Michael Porter's model of the industry? कि एक इसमें ऐसा है जो नहीं है, वो कौन से वाला है? अभी देख लेते हैं बच्चों। Let's see your chat. जी शाबाश। जी बच्चों, हर्ष कह रहे हैं ई, आमना कह रही ई, अली रजा कह रहे हैं ई, आमना जफर, खावर, फरवा, सलमान अली, जयान, मंजूर, जवाद बुखारी, कौनैन सैयद, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद उजैर, सना जावेद। These all students are asking Afan Zahid and unknown student. These are all known as saying the E. कि E is the option because ये नहीं था वहाँ पे, barrier to entry नहीं था। Might be it's a strategy, but it is not the nomenclature used by the Michael Porter. Michael Porter ने वो nomenclature use नहीं किया, लिहाजा Porter 5 forces में ये nomenclature use नहीं हुआ, लिहाजा ये इसका फैक्टर नहीं है। अब चलते हैं, बात कर लेते हैं वन बाय वन, एक एक फैक्टर। इसी तरह का एक सवाल और भी है। Porter 5 force model identifies the factor which determine the nature strength of competition in an industry. Which of the following is not one of the 5 forces identified by the Porter's model? Substitute प्रोडक्ट सर्विसेज हैं, न्यू एंट्रेंट्स हैं, ठीक है जी, बारगेनिंग पावर है, गवर्नमेंट रेगुलेशन यहाँ पे नहीं था, इसलिए आप बेशक जवाब ना दें, ये पहले सवाल है वही कॉपी हुआ है, जरूरत नहीं है। अच्छा बच्चों, अब करते हैं पावर ऑफ बायर सप्लायर पे। सबसे पहले बात पावर ऑफ सप्लायर। देखिए, मैं यहाँ पे चंद चीजों को जेरे बहस लाऊंगा। सबसे पहली बात यह है कि नंबर ऑफ सप्लायर
कितने हैं। बात यह है कि बात कब हमारी फेवर में होगी और कब हमारे अगेंस्ट होगी। देखिए, नंबर ज्यादा हो तो बात हमारी फेवर में जाएगी, क्योंकि फिर हम बार्गेन कर सकते हैं। और नंबर ऑफ सप्लायर अगर लेस होंगे या वन होगा, इंडिविजुअल होगा, तो फिर ये हमारे अगेंस्ट जाएगा। सारे पैसे वो लूट लेगा, वो मटेरियल ही महंगा देगा, हम क्या कमाएंगे, हम तो कुछ भी नहीं कमा सकेंगे। दूसरी चीज ये है कि क्या हम जो मटेरियल यूज कर रहे हैं, हम स्विचिंग ऑफ मटेरियल कर सकते हैं। जैसे लकड़ी का काम करते हैं, हम फर्नीचर बनाते हैं, फर्नीचर लकड़ी का भी बन जाता है, चीप बोर्ड का भी बन जाता है। अच्छा, तो अब बात यह है कि अगर तो हम स्विचिंग कर सकते हैं, फिर तो ये बात हमारी फेवर में जाएगी। लेकिन अगर हम स्विचिंग नहीं कर सकते तो फिर तो हम मजबूर हैं। क्या ख्याल है जी? तो फिर ये हमारे अगेंस्ट जाएगी। जैसे आप देखिए, मैं सुजुकी या टोयोटा का शोरूम खोल लेता हूं। अब क्या सुजुकी और टोयोटा मुझे अलाउ करेंगे कि तुम थोड़े दिनों बाद सुजुकी की गाड़ियों के साथ थोड़ी टोयोटा की गाड़ियां भी रख लो, और टोयोटा वाले ये अलाउ करेंगे कि टोयोटा की गाड़ियों के साथ थोड़ी होंडा की गाड़ियां रख लो? कभी भी स्विचिंग नहीं करने देंगे। तो इसलिए ये बात तो मेरे अगेंस्ट जाएगी। लेकिन अगर स्विचिंग हो सकती है तो ये बात मेरी फेवर में जाएगी। ये बात भी मैटर करती है। फिर उसके बाद ये है कि क्या कोई यूनिकनेस ऑफ ब्रांड है जो मटेरियल मैंने यूज करना है। अगर मैंने वादा कर लिया है कि मैं देयार की लकड़ी लगाऊंगा, तो फिर मुझे देयार की लकड़ी लगानी पड़ेगी। अगर मैंने ये कह दिया है कि मैं जो है वो लासानी के बोर्ड लगाऊंगा, तो फिर मुझे लासानी के लगाने पड़ेंगे। तो अगर तो यूनिकनेस प्रिवेल करती है, तो फिर तो भाई ज्यादा फायदा सप्लायर को ही जाना है, हमें नहीं आना। ठीक है जी। और अगर यूनिकनेस का कोई मसला नहीं, कहीं से भी मटेरियल पकड़ो, तो फिर मौजे हो गई हमारी, फिर हम जितना मर्जी कमा लें। क्या हाल है बच्चों? तो यहां फैक्टर गलत लिख दिया हमने। यूनिकनेस यस है तो हमारे अगेंस्ट है, नो है तो हमारी फेवर में। क्या हम मटेरियल बदल सकते हैं? तो यस उधर लगाना था, नो इधर लगाना चाहिए मुझे। अच्छा बच्चों, अब बात यह है कि हमें ये देखना चाहिए कि यहाँ पे डोमिनेंट सप्लायर है या बहुत सारे सप्लायर है। बहुत सारे सप्लायर है तो फिर हमें फायदा, अगर एक सप्लायर है तो मोनोपोली है, फिर तो सारा मुनाफा वही खा जाएगा। दूसरी बात क्या है, क्या हम स्विचिंग कर सकते हैं, मटेरियल की स्विचिंग कर सकते हैं, तो फिर हम फायदे में नहीं कर सकते तो हम नुकसान में जाएंगे। और इसी तरह अगर कोई यूनिकनेस ऑफ ब्रांड इनपुट यूज करना है, तो फिर तो हमें डेंसो और सैंडन का एसी लगाना पड़ेगा, वो तो महंगा मिलेगा, फिर मुनाफा हमारा कम हो जाएगा। और अगर हम कोई कोरियन झोरियन चाइनीज भी लगा सकते हैं, तो फिर हमारी मौज है, हम जहाँ से मर्जी अच्छी क्वालिटी की चीजें पकड़े, जोड़े और चीज बना दें। तो ये बच्चों हो गया पावर ऑफ सप्लाई। अब आ जाते हैं हम किस तरफ, पावर ऑफ बायर की तरफ, कि पावर ऑफ बायर क्या है। तो देखिए, पावर ऑफ बायर जो है, जब इसको हम देखते हैं तो यहाँ पे भी कुछ बातें अहम हैं। मिसाल के तौर पे कौन सी चीजें अहम है जी? सबसे पहली बात यह है कि नंबर ऑफ बायर्स क्या है। नंबर ऑफ बायर्स, तो नंबर ऑफ बायर्स अगर तो बायर्स जो हैं वो आप ये कह लीजिए कि फेवर में कब है और हमारे अगेंस्ट क्या है। देखिए, हमारी फेवर में तो ये बात जाती है कि अगर बायर जो हैं वो तादाद में काफी ज्यादा हो, मोर इन नंबर, ढेर सारे बायर हो, ताकि बार्गेन हम कर सके। लेकिन अगर सिंगल बायर हो तो वो तो अपनी मर्जी चलाएगा। जैसे प्राइवेट वेपन प्रोड्यूसर है,
वेपन का खरीदार सिर्फ आर्मी है, तो आर्मी अपनी मर्जी के पैसे देती है फिर। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि ज्यादा बायर हो तो हमें ज्यादा फायदा है, हम जिस तरह से चाहेंगे सेल कर सकेंगे। ठीक है ना, आपने अक्सर देखा होगा फ्रूट वाला रात को 11-12 बजे अकेला बैठा होता है, आप अचानक आके कहते हैं यार क्या रेट है, वो 120 रुपए किलो वाला चौंसा कहता है बाबू जी आप 6 किलो पड़े हैं, 10 किलो सारे ले लें, मैं आपको 100 रुपया किलो लगा दूं। अब आपको भी पता होता है कि आप सिंगल बायर हैं, तो कैपिटलिज्म के निजाम में क्या होता है, फिर आप छुरी तेज करते हैं, कहते हैं अच्छा यार मौका अच्छा है, इसको लूट लेते हैं। आप फौरी तौर पे क्या कहते हैं, आप फौरी तौर पे कहते हैं 80 रुपए लेने हैं। अब वो थोड़ा रोना शुरू कर देता है कि बाबू जी ये तो अपनी भी खरीद नहीं है। तो वो कहता है बाबू जी ये तो अपनी भी खरीद नहीं है। फिर आप सोचते हैं अच्छा अब क्या किया जाए, नहीं यार मैं ऐसे ही दूंगा। अब वो फंसा हुआ था बेचारा, दे देता है। तो कभी कभी सिंगल बायर होता है ना, वो जो है वो बायर वो सेलर को एक्सप्लॉइट कर लेता है। इसलिए बायर ज्यादा होंगे तो अच्छा है, एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे कम से कम, ये फायदा हो जाए। अब इसके बाद ये भी देखना पड़ेगा कि बायर के पास जो है वो अल्टरनेटिव कितने हैं, इसके पास अल्टरनेटिव कितने हैं। देखिए अगर बायर के पास बहुत ज्यादा अल्टरनेटिव हो तो फिर आप भूल जाए, आप पैसे नहीं ज्यादा कमा सकेंगे, क्योंकि एक काम को करने के लिए 4 तरह के अल्टरनेटिव उसके पास अवेलेबल है। क्या ख्याल है? तो वहां पे तो कोई फौकियत नहीं ना बनेगी आपकी। उसकी वजह यह है कि आप अपनी चीज की तारीफ करेंगे, वो कहेगा रहने दो यार मैं ये नहीं मैं वो ले लेता हूँ। तो जहां 4-5, जैसे जूस की मिसाल ले लें, जूस का जो है वो वहां पे कस्टमर के पास बड़ी पावर है। 1 रुपया नेस्ले वाले बढ़ा दें, वो शिजान खरीद लेगा। शिजान वाले 1 रुपया बढ़ा दें, वो जो है वो बम्बिनो जूस पी लेगा, उसके पास बड़े जूसेस की ऑप्शन है। तो लिहाजा अगर अल्टरनेटिव ज्यादा है तो कस्टमर फायदे में रहेगा, और अगर लेस है तो फिर हम फायदे में रहेंगे। तो अल्टरनेटिव भी देखना पड़ेगा कितने हैं वहां पे मार्केट में। अच्छा यहाँ पे एक चीज और भी है कि क्या यहाँ डिलीवरी एंड टाइम की कोई अहमियत है? टाइम, डिलीवरी, क्वालिटी। बाज इंडस्ट्रीज में आप यकीन करें डिलीवरी ऑफ टाइम और क्वालिटी की कोई अहमियत ही नहीं है। तो ऐसी सूरत में नो इम्पोर्टेंस, इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। आप वक्त पे माल दे रहे हैं, आप अच्छी क्वालिटी का माल दे रहे हैं, कोई अहमियत नहीं। तो आप कुछ अर्न नहीं कर सकते, आप क्वालिटी बढ़ा लें, डिलीवरी टाइम पे दे दें, आपको फायदे कोई नहीं। आप कहेंगे सर इसकी मिसाल दे दें। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो मेरे ज़हन में ना, मैच बॉक्स, माचिस। जो बंदा माचिस खरीदने जाता है ना, कभी नहीं कहता मुझे अच्छी माचिस दो, कहता जी एक माचिस दे दो। वो कहता है माचिस को, वो कहता है अगर कभी गलती से दुकानदार कह भी दे कि बाबूजी ये माचिस बड़ी अच्छी है, वो कहता है छोड़ो यार मैंने तो आग ही लगानी है ना, मुझे क्या लगेगा ये कार्बोनाइज्ड है, मुझे क्या लगेगा इससे स्पार्क नहीं क्रिएट होता, मैंने तो सिगरेट ही जलाना है ना, बल्कि तुम ऐसा करो ये रख लो मुझे बुरी वाली दे दो। क्यों? वजह ये है कि इसकी अहमियत ही नहीं क्वालिटी की यहाँ पे कोई। अब उसमें से बाद बच्चे आप जैसे मोटरसाइकिल में पेट्रोल चेक करना हो तो माचिस की तीली जला के ढक्कन खोल के देख रहे होते हैं कि पेट्रोल कितना है। कुछ इस मकसद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, वो तो अल्लाह बचा लेता है। और मुझे याद है एक दफा मैं रावली जा रहा था, अमेरिका से कुछ सामान आया था, तो वो मेरे बहनोई का दोस्त वहां रहता था, तो रास्ते में एक रिक्शा ले लिया। तो वापसी पे तो रिक्शा बंद हो गया। अब उसे शक था कि पेट्रोल है कि नहीं है, तो उसने पेट्रोल चेक करने के लिए माचिस की तीली जला ली और ढक्कन खोल कर पेट्रोल चेक करने लगा। मैंने कहा यार 1 मिनट ठहर जा, मुझे जरा दूर जाने दे, फिर चेक कर लो। वो कहना बाबूजी मैं करीब नहीं लेके जाऊंगा। मैं कहा नहीं नहीं यार तू मुझे जरा दूर रहने दे, फिर तू चेक कर ले।
तो ये भी इंपॉर्टेंस है कि यार ये चीज की कोई कदर भी करता है कि नहीं करता। लेकिन बाज चीजों में टाइम एंड डिलीवरी की बहुत वैल्यू है। मिसाल के तौर पे आप शूज इंडस्ट्री को ले लें, टाइम पे शूज चाहिए होते हैं, अगर ना हो ईद निकल गई या क्रिसमस निकल गया, शूज का चार्ट डालना है हमने, तो शूज इंडस्ट्री है, यहाँ टाइम और क्वालिटी की बड़ी वैल्यू है। इसी तरह और बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ टाइम और क्वालिटी डिलीवरी की वैल्यू है, तो ये हमारी फेवर में जाता है ताकि आप क्वालिटी अच्छी दें और कस्टमर बना लें और अपना नाम बना लें। तो यहाँ बच्चों हम मिसाल देते हैं कि बायर परचेज हायर प्रोपोर्शन ऑफ सप्लायर, अगर एक ही बायर होगा तो फिर वो आपको एक्सप्लॉइट करेगा, अगर अल्टरनेटिव बायर के पास ज्यादा है तो वो भी आपको एक्सप्लॉइट करेगा, और अगर टाइम और डिलीवरी की कोई अहमियत नहीं है तो वो भी आपको क्या करेगा, एक्सप्लॉइट करेगा। लेकिन इसके रिवर्स सोचिए कि अगर सप्लायर जो है कंपैरेटिवली बायर के पास जो है सप्लायर थोड़े हैं तो आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, अगर अल्टरनेटिव प्रोडक्ट कम है तो आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं, और अगर क्वालिटी, डिलीवरी ऑफ टाइम और प्राइस की कोई अहमियत है तो आप फिर किसी ना किसी तरह से स्ट्रेटेजी बना के पैसा कमा सकते हैं। अब दो बातें होंगी, पावर ऑफ बायर एंड पावर ऑफ सप्लायर। तीसरा पॉइंट, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। सवाल यह है कि न्यू एंट्रेंट्स किस तरह से मार्केट में आते हैं और कौन कौन से फैक्टर फेवरेबल है और कौन कौन से नहीं है। देखिए बात बड़ी सिंपल सी है और आसान सी है, कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी बात मैं नहीं करूंगा। बात यह है कि बाज इंडस्ट्रीज में इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मैटर होता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अगर इकोनॉमीज ऑफ स्केल हैं तो फिर आप कह लीजिए कि ये बात आपकी फेवर में जाती है, और अगर नहीं है तो ये बात आपके अगेंस्ट जाएगी। तो अगर इकोनॉमीज ऑफ स्केल एग्जिस्ट करती हैं डेट्स गुड, नहीं करती तो ये आपके अगेंस्ट है फैक्टर। ठीक है जी, वो कैसे? देखिए सिंपल सी बात मैं यूं समझाता हूं कि अगर एक सीमेंट फैक्ट्री में लगाता हूं, और लेट्स सपोज मेरी सीमेंट फैक्ट्री का नाम जो है लेट्स से आमना सीमेंट है, ठीक है जी। अब देखिए अगर मैं 1.5 मैट्रिक टन सीमेंट रोज बना रहा हूं तो एक बोरी मुझे पड़ रही है 800 रुपए की, और मार्केट में रेट है कितना, 600, तो मेरी तो बोरी कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन अगर मैं इसको बढ़ा के ले आता हूं 50 मैट्रिक टन पे, ठीक है जी, तो अब कास्ट आ रही है मेरी 400 रुपए। अब मैं इसे बना सकता हूं क्योंकि 650 रुपए का इस वक्त पैक बिक रहा है, तो मैं इसमें से खातिर ख्वाह पैसे कमा सकता हूँ कि 250 रुपया कमा सकता हूँ। लेकिन उसके लिए मुझे 1.5 की बजाय 50 मैट्रिक टन सीमेंट बनाना होगा। लेकिन सवाल यह है कि यहाँ पे मैपल लीफ है, ठीक है जी, यहाँ पे पायनियर सीमेंट है, तो बड़े बड़े नाम है। इन हालात में मेरा नया सीमेंट जो कि आमना सीमेंट के नाम से कौन खरीदेगा जी? किसी ने लेंटर डालना है, किसी ने घर बनाना है, ओकेगा नहीं बशर साहब हम आपके सीमेंट में बिलीव नहीं कर सकते, क्यों? ये नया सीमेंट है, हमने बच्चों के लिए छत डालनी है, हम रिस्क नहीं ले सकते, तो इतना सीमेंट बिक नहीं सकेगा। हाँ दूर दराज कोई छोटा मोटा घर बन रहा है, कोई फर्श में लगा ले, कोई ये लगा ले, तो सेल ही कम रहेगी, तो इतने बड़े पैमाने पे बना नहीं सकते आप। तो जब बना नहीं सकते तो फिर नई कंपनी का आना भी मुश्किल है। तो ये चीज है कि अगर ये एग्जिस्ट करती हैं तो आपको फायदा ही फायदा, नया बंदा एंट्री नहीं होगा। इसी तरह एक चीज और है, वो है कैपिटल रिक्वायरमेंट। बहुत ज्यादा सरमाया चाहिए शुगर इंडस्ट्री में जाने के लिए। इसी तरह जो है आपका जो है जी जाने के लिए, आपको सीमेंट इंडस्ट्री में जाने के लिए, शुगर इंडस्ट्री में जाने के लिए, इसलिए आपने देखा होगा ज्यादातर सियासी लोग इसमें होते हैं, उसकी वजह उन्हें लोन मिल जाते हैं। तो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, आपके पास पैसा ही नहीं होता लगाने के लिए। तो अगर कैपिटल रिक्वायरमेंट है, ये भी फायदे की बात है, आप इस कारोबार में आएंगे दूसरा घुसेगा ही नहीं।
क्यों? काम इतना आसान है ही नहीं, डिफिकल्ट वर्क है, कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए, इतनी बड़ी कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरी कर ही नहीं सकता, लिहाजा मुश्किल में फंस जाएंगे। क्या ख्याल है? आने वाले के लिए रास्ता कोई भी नहीं है। तो ये दोनों बातें फेवर में जाती हैं आपकी। लेकिन अगर इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कहानी नहीं, कैपिटल ज्यादा चाहिए नहीं, तो कोई भी बाउंस इन कर जाएगा। आप देख लीजिए, कोई अच्छा चने लगाने वाला है, वहां पे बहुत सारे लोग नान चने लेने आ जाते हैं, तीसरे चौथे महीने पता चलेगा एक दिगचा रख के सामने बंदा बैठ गया, चूंकि उससे ज्यादा कैपिटल रिक्वायर्ड ही नहीं है। ठीक है जी, वो भी आके बैठ जाएगा। इसी तरह से अगर फर्ज कर लीजिए कि कोई रेगुलेशन है जिसको फुलफिल करना है, ये भी अच्छी बात है, ना रेगुलेशन फुलफिल होगा नया बंदा आएगा, ये भी हमारे लिए फायदा है। मिसाल के तौर पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, विटामिन सी की गोली भी बनानी है, कफ सिरप भी बनाना है, तो अप्रूवल लेनी पहले हेल्थ डिपार्टमेंट से। उन्होंने लाइसेंस आराम से इशू ही नहीं करना, ना आपके पास इतनी पावर है, ना आपके पास इतनी सिचुएशन होगी, लिहाजा आप मुझे करें, कोई आएगा ही नहीं, रेगुलेशन ही ऐसा स्ट्रिक्ट रखा हुआ। ठीक है जी, तो ये भी एक चीज आ गई। अब इसके बाद एक चीज और हो सकती है, नो हाउ। बाज बिजनेस ऐसे हैं जिनकी नो हाउ नहीं है, लोगों को इतना पता ही नहीं है, नॉलेज ही हिडन है। ठीक है जी, तो अगर ऐसा है कि ये हिडन है नॉलेज, तो ये फायदे की बात है आपके, ना लोगों को पता चलना है ना आना है। जैसे केमिकल का बिजनेस है, हमारे एक प्रोफेसर थे, वो मुझे मैनेजमेंट पढ़ाते थे, केमिकल डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी के थे। तो वो कोई ऐसा केमिकल बनाते थे, उन्होंने को 5 मरले 10 मरले का प्लॉट लिया हुआ था, उधर जाके खुद ही ड्रमों में केमिकल मिक्स करके कोई केमिकल सप्लाई करते थे, बड़े पैसे थे उनके पास। एक दफा वो वहां पे नहीं थे, कोई अंदर कूदा और जाके उनके फार्मूले को री इंजीनियर कर लिया। ये वही मुझे बता रहे थे, मैं तो आपको आगे बता। तो हिडन नॉलेज है तो फिर तो आप ही पैसे कमाएंगे, दूसरा नहीं। लेकिन अगर ये ओपन सीक्रेट है तो फिर हर बंदा घुसा रहेगा इसके अंदर। जैसे आपका रियल स्टेट का बिजनेस है, हर वो बंदा जो फारग है ना घर में, उससे पूछोगे क्या कारोबार करते हो, कहता मैं रियल स्टेट का काम करता हूँ। 4-6 नक्शे पकड़े और हाँ बोंगियां मारनी शुरू कर दी, ये प्लाट भी बिक रहा है, ये भी बिक रहा है, ये इतने का है, इतने का है, 2-4 लकीरें खींची। लोग बड़े इंस्पायर होते हैं कि यार ये तो बड़ा अच्छा कारोबार कर रहा है। वो बाद में पता चलता है वो भोंगे को आता कुछ भी नहीं। अच्छा नहीं, तो बात हम ये कह रहे थे कि हर बंदे उसमें घुस जाएगा जो ओपन सीक्रेट है। 2-4 नक्शे पकड़े, शुरू हो गए जाके, तो हर बंदे उसमें जंप इन कर जाता। अब आगे आ जाते हैं, बात आ जाती है आपकी कि एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, प्रोडक्ट बना लिया है, अब बेचने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए जो प्रोडक्ट को बेचे। तो मुसीबत ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तक यू हैव न्यूकमर हैज नो एक्सेस। न्यूकमर हैज नो एक्सेस, उसकी कोई एक्सेस नहीं है, आपकी मौज है। क्योंकि वो एक्सेस कर नहीं सकता, आपका डिस्ट्रीब्यूशन पे कब्जा है, आप ही अपना प्रोडक्ट बेचेंगे, उसका प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं। इसकी सबसे अच्छी मिसाल है पाकिस्तान में लोकल कार मैन्युफैक्चरर्स। कोई लोकल कार गाड़ी बना ले, कोई शोरूम वाला बेचने को तैयार ही नहीं होता। एडम्स वालों ने एक गाड़ी बनाई थी, बेचारों ने बड़ी मेहनत की, तो बड़ी मुश्किल लाहौर में फिरोजपुर रोड के ऊपर एक शादी हाल को तोड़ के ना, वहां पे उन्होंने अपना एक खुद बनाया डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। इसी तरह अभी पीछे मेरा हाल है मेट्रो के, पता नहीं कौन सी मोटरसाइकिल कंपनी है, रोड प्रिंस कंपनी, उन्होंने कार इंट्रोड्यूस कराई है। अच्छी खासी मुश्किल है कि डिस्ट्रीब्यूटर को एक राजी नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूटर है वो इतने बड़े समझिए माफिया है कि वो सिवाय बाहर की गाड़ियों के कोरियन गाड़ियों को लिफ्ट करा लेते हैं, चाइनीज को इनको लिफ्ट नहीं करा। तो लिहाजा एक्सेस ही नहीं है। अगर एक्सेस हो तो हर बंदा दाखिल हो जाएगा कारोबार में। ये प्रॉब्लम जो है, मुझे याद है मैं बहुत छोटा था, 3-4 साल मेरी उम्र होगी, तो मुझे याद है कि वो जो है वॉल्स वाले आए थे आइसक्रीम बेचने। तो वॉल्स वालों को डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ना मिले, तो मुझे याद है मैं जिद करता था आइसक्रीम खाने के लिए, तो मेरे घर वाले आइसक्रीम लेके देते थे, साइकिल पे बिकती थी, वॉल्स की आइसक्रीम साइकिल पे बिकती थी। क्योंकि उन दिनों स्टोर भी छोटे थे,
तो वाल्स वाले जाते तो कहते थे हमारा फ्रीजर रख लो, वो कहते थे हमने नहीं रखना, हमारे पास तो पोल्का का फ्रीजर है। फिर पहले ही यूनिलीवर के पास शेयर्स थे मेरे हाल पोल्का के, तो उन्होंने पोल्का वाल इकट्ठा कर लिया, तो फिर इसका नाम पहले पोल्का वाल्स रखा गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर हम इस तरह मुकाबला करते रहे तो 10 साल लग जाएंगे हमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पकड़ते पकड़ते, तो कब बिकेगी आइसक्रीम। वो फ्रस्ट्रेट हो गए, उन्होंने पोल्का को अक्वायर कर लिया। अक्वायर करके जो पोल्का के फ्रीजर थे उन्हीं के अंदर वाल्स की आइसक्रीम आना शुरू हो गई, फिर काम बन गया उनका। तो ये भी याद रखिए कि किसी इंडस्ट्री में जाना है तो प्रोडक्ट बना के बैठने का कोई फायदा नहीं है। प्रोडक्ट जो है उसको आगे खरीदने के बेचने के लिए भी तो कोई तैयार हो ना। कोई अपने शोरूम में रखे, कोई अपनी शेल्फ पे रखेगा तो बिकेगा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। ठीक है जी, तो क्या क्या कर लिया, इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो गए जी, कैपिटल रिक्वायरमेंट हो गई, रेगुलेशन हो गया, नाउ हाउ हो गया। एक और चीज, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी बड़ी खतरनाक चीज है। अगर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होती है तो ये हमारे हक में अच्छा है, नहीं होती तो ये हमारे अगेंस्ट है। क्यों? जरा गौर कीजिए। फर्ज कीजिए कि मैं शैम्पू बनाता हूं, ठीक है, मेरे शैम्पू का नाम है आमना शैम्पू, मैं शैम्पू बनाता हूं। अब ये शैम्पू जो है मैंने 4 डिफरेंट साइजेस में बनाना है और मुख्तलिफ तरह का बनाना है। सिक्का काई भी बनाना है, एंटी डैंड्रफ भी बनाना है, ठीक है जी, सिल्की हेयर का भी बनाना है, और इसके साथ साथ हेयर फॉल सोल्यूशन का भी बनाना है। तो भाई कोई ना कोई तो किसी को लग जाएगा ना, कोई ना कोई तो किसी को पसंद आ जाएगा, और जो जिसको पसंद आ गया फिर वो उसको छोड़ेगा नहीं। लेकिन आप फिलहाल इस बात को छोड़ दीजिए, फिलहाल बात को यहां से रखिए कि नए आने वाले को पहले 6 डिफरेंट तरह की बोतलें बनवानी है, 4 साइजेस में। 6 डिफरेंट तरह की बॉटल्स बनवानी है 4 डिफरेंट साइजेस में, और फिर उन 6 की 6 को पैक करना है। ये इतनी बड़ी क्लासिफिकेशन कैसे हैंडल करेगा वो? इसलिए उसके लिए यहां आना इतना आसान नहीं होगा। तो कौन कौन सा फैक्टर ज़ेरे बहस आया, 1 मिनट में हम इसको जरा मिटा के देखते हैं जी बच्चों। अब देखिए इसके अंदर सबसे पहली चीज ये है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमने आपके साथ कही कि बड़े पैमाने पे कारोबार हो रहा है, छोटे पैमाने पे। दूसरी चीज है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कि अगर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो रही तुम्हारी फायदे में है, कैपिटल रिक्वायरमेंट अगर है तो हमारे फायदे में है, एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है तो हमारे फायदे में है, नाउ हाउ है तो हमारे फायदे में है, और सॉरी नहीं है तो हमारे फायदे में है। अगर इसके अंदर कोई हिडन नॉलेज है तो हमें हिडन नॉलेज का फायदा होगा। उसकी वजह ये कि आम किसी बंदे को पता नहीं होगा, जैसे वो पंजाबी में कहते हैं ना कि एक ओला है, किसी को पता ही नहीं कि ये कैसे हो रहा है। और रेगुलेशन की भी मामला जो है इसी तरह से है। अब यहाँ पे आ गई बात के कंपेटिटिव राइवलरी। देखिए एक बड़ा अहम इशू है जिसके अंदर कहा यह जाता है कि अगर राइवल का साइज क्या है, अगर राइवल जो है सेम साइज के, सेम कैपिटल है, सेम टेक्नोलॉजी है, तो मुकाबला बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, यानी मुकाबला टफ होगा। और अगर ये एक साइज डिफरेंट है, एक लार्ज फर्म है, बाकी स्मॉल है, तो फिर आप समझ लीजिए कि लार्ज फर्म जो है वो बन जाएगी लीडर और बाकी सब उसको करेंगे फॉलो, तो कंपटीशन तो होगा ही नहीं। ठीक है, कि अगर राइवल है, सेम साइज के हैं, तो मुकाबला टफ होगा, लेकिन एक लार्ज है बाकी सारे स्मॉल हैं, तो फिर ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है, फिर आपने सिर्फ एक फॉलो ही करना है उसको। फिर इसके बाद एक चीज ये मैटर करती है कि इंडस्ट्री में फिक्स्ड कैपिटल कितना चाहिए। अगर मैं एक यूनिवर्सिटी बनाता हूं
तो मुझे लैंड का एक बहुत बड़ा टुकड़ा यूनिवर्सिटी के नाम करना है, मुझे बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है, तो मैं इतनी जल्दी तो नहीं निकलूंगा उससे। तो देखिए बात यह है कि अगर तो कंपेटिटर हैं डिफरेंट साइजेस के, फिर तो मुकाबला होगा बड़ा टफ किस्म का। इसी तरह यूं नहीं, मैं ये कह रहा था अगर डिफरेंट साइजेस के हैं तो जो लार्ज फर्म होगी वो लीडर बन जाएगी, लार्ज फर्म लीडर बन जाएगी, बाकी सब उसको फॉलो कर लेंगे। और अगर इनके सारे सेम साइज के हैं तो फिर मुकाबला मुश्किल हो जाएगा, काफी टफ मुकाबला होगा। इसी तरह अगर फिक्स कैपिटल बहुत ज्यादा चाहिए, फिक्स कैपिटल बहुत ज्यादा चाहिए, इसकी वजह यह कि बारिश में आमतौर पे लोग पानी के लिए लड़ाई नहीं करते। वजह यह है कि देखिए अगर तो यहाँ पे बहुत सारे कंपेटिटर हैं, एक लार्ज फर्म है तो बाकी सारे उसको फॉलो करेंगे और फॉलो करते हुए उसके साथ साथ चलते रहेंगे, लिहाजा इसमें इश्यू पैदा नहीं होगा, फॉलो अप करते रहेंगे बाकी सारे। लेकिन अगर ये सारे सेम साइज के होंगे तो फिर कंपटीशन बड़ा टफ होगा एक तरफ। दूसरी तरफ ये है कि अगर हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल जो है वो बहुत ज्यादा चाहिए तो फिर मुकाबला टफ होगा, क्योंकि एक बंदा बहुत ज्यादा पैसा लगा के आया है तो क्या वो जल्दी एग्जिट कर जाएगा? जिस बंदे ने बहुत ज्यादा पैसा लगाया वो जल्दी एग्जिट नहीं करेगा। और दूसरी बात यह है कि फर्म में याद रखें अगर मार्केट में ग्रोथ हो रही हो तो मुकाबला नहीं होता। उसकी वजह यह है कि जैसे जैसे फर्म प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है कस्टमर और आते जाते हैं, और कस्टमर और आते जाएंगे, मुकाबले की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि आप मुझे ये बताइए बारिश में पानी से कोई लड़ता है? बारिश में तो पानी से कोई नहीं लड़ता। तो अगर मार्केट का साइज एक्सटेंड होता जा रहा है तो लड़ाई होगी नहीं। लड़ाई शुरू होगी जहां मार्केट का साइज रुकेगा और कस्टमर के लिए हम एक दूसरे के साथ लड़ाई करेंगे। और एक और बात,
प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अगर एग्जिट टफ हो, एक ऐसी कुश्ती हो जिसके चारों तरफ नेट लगा हुआ है, तो एक बंदा तभी निकलेगा जब मर जाएगा, वैसे नहीं निकलेगा। तो लिहाजा एग्जिट बैरियर है, जा सकते हो आ नहीं सकते, तो दिस इज अ टफ फाइट। ये भी कंपटीशन में होता है, निकलने का रास्ता ही नहीं है। इसी तरह प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की बात करते हैं आप। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो है अगर होती है तो नए आने वाले को यूं कह लीजिए कंपटीशन में आपको फायदा रहेगा। जैसे फर्ज कीजिए कि आपने एक साबुन इंट्रोड्यूस करा दिया, उसके साथ कस्टमर की लॉयल्टी अटैच हो गई, वो उस सोप को छोड़ेगा ही नहीं। वो कहेगा मैंने ये छोड़ा तो मुझे पिंपल निकल आएंगे, मेरी स्किन खराब हो जाएगी, लिहाजा उसको ड्रॉप ही नहीं करेगा। इसी तरह से अगर फर्ज कर लीजिए कि हम कोई शैम्पू लॉन्च करते हैं, लेट से हेयर फॉल सोल्यूशन लॉन्च कर देते हैं, इसके साथ जो है वो आम तौर पे 45 प्लस के जो मर्द अटैच हो जाते हैं, वो कहते हैं बड़ी मुश्किल से सर ढंपा हुआ है बालों में, अब हम ये शैम्पू छोड़ दें, हमने ये शैम्पू छोड़ा तो हमारे तो बाल गिर जाएंगे, दोबारा बाल कौन लगवाएगा हमें। तो लिहाजा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगी तो फायदा होगा। इसी तरह से आपने देखा होगा इंग्लिश एंटी लाइस शैम्पू है, जिन बच्चियों के सर में जुएं पड़ जाती हैं वो वही शैम्पू इस्तेमाल करती हैं। तो ये चीज होती है कि ये फिर अटैच हो जाता है कस्टमर, तो राइवलरी में आपको फायदा रहता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन से। ठीक है जी। अब आ जाते हैं सब्स्टिट्यूट की तरफ। सब्स्टिट्यूट में क्या कंसीडर करेंगे? सब्स्टिट्यूट में कंसीडर करेंगे सबसे पहली बात कि जो प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट बन रहा है, जाहिर है सब्स्टिट्यूट क्या होता है? अदर प्रोडक्ट। क्या होता है? अदर प्रोडक्ट। यानी अगर मैं कंप्यूटर बना रहा हूं तो मेरे लिए मोबाइल जो है वो क्या है? दैट इज अदर प्रोडक्ट। मोबाइल मेरे लिए अदर। तो बच्चों मैं ये बात कर रहा था कि अगर इन केस जो है हम ये कहें कि जनाब जो बात है हम ये करें कि हम ये कह रहे हैं कि जी जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है वो काम कर रहा है, और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के काम करने की वजह से उसके अंदर ऐसे फीचर आ गए हैं, तो वो कितना बड़ा सब्स्टिट्यूट है। अब वो जितना बड़ा सब्स्टिट्यूट होगा उतना ज्यादा मैटर करेगा, या उसके अंदर चंद एक फीचर है। प्राइस भी मैटर करेगी। अगर प्राइस कम है तो जाहिर है सब्स्टिट्यूशन खतरनाक है।